इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहन और भाइयों, मौसम जरूर बदल रहा है और अब देखें तो भाई आज का जो दिन है भाई, इस सीजन की पहली भाई जो कोहरा है वो हमने ज़रूर देखा और सुबह भाई ठंड भी थी, ओस ज़रूर पड़ रही थी, पहले सीज़न की है। और वास्तव में साथियों सर्दियों की दस्तक तो ज़रूर हो गई, लेकिन खासकर हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सारी चीज़ बढ़िया चलेगी। और कार्यक्रम किसान वाणी में हम बेहतरीन चीज़ें लेकर आते हैं, नए नए विषय लेकर आते हैं, बातचीत भी कराते हैं। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा करेंगे साथियों, कृषि में ड्रोन के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। साथ के साथ आज की नसीहत के दौरान हम जो बातचीत आज लेकर आए हैं लेजर लैंड लेवलर का उपयोग व इसके महत्व के बारे में। और भाई आपका लोक संगीत तो ज़रूर रहता ही है, और लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के हम कृषि प्रश्न से करते हैं। और भाई आज का जो कृषि प्रश्न है, सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? साथियों आपको इसका जो सही जवाब हमारे को 9466021336 यानी 9466611336 पर SMS के माध्यम से 6:50 से पहले देना है। और भाई जो सही जवाब देगा उसका नाम भी हम ज़रूर सभी श्रोताओं को बताएंगे, भाई बधाई भी देंगे। और भाई बिना किसी देरी के आप इस प्रश्न का ज़रूर उत्तर हमारे को लिख भेजिए, सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किस जिले में किया जाता है। और आज के कार्यक्रम में साथियों हमने एक बातचीत भी ज़रूर करी है, क्योंकि देखिए जो बातचीत हम किसानों के पास जाकर करते हैं, विशेषज्ञों के पास जाते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है भाई उनसे कुछ न कुछ सीख कर अनुसरण कर हम कृषि को मजबूत बनावें। और ऐसी हमने एक बातचीत भाई ज़रूर करी थी गांव अटेरना के, जो राई क्षेत्र के जिला सोनीपत में है गांव अटेरना। और भाई पद्म श्री अवार्डी है कंवल सिंह चौहान जी, उनसे हमने बातचीत करी थी। और विषय भाई हमने बात आज करी फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि साथियों कई बार प्रगतिशील किसान बहन भाइयों की भाई फल सब्जियां बच जाती है, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करें। तो भाई ये जो खाद्य प्रसंस्करण है इसके विषय पर हमने महत्वपूर्ण बातचीत करी थी। तो बातचीत के अंश सुनते हैं पद्मश्री अवार्डी कंवल सिंह चौहान से। और भाइयों आज कार्यक्रम में किसान वाणी में हमने बातचीत जो हम लेकर आए हैं कंवल सिंह चौहान, जो पद्मश्री अवार्डी है गांव अटेरना जिला सोनीपत से। और इनसे बातचीत करते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग क्या चीज है और किस प्रकार से किसानों के लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले कंवल सिंह जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सभी को राम राम। बहनों भाइयों, मैं कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना जिला सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूं। हम यहाँ बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न, मशरूम और टमाटर की खेती करते हैं। साथ में लीफी वेजिटेबल, पालक, धनिया, मेथी और घिया आदि की सभी की खेती करते हैं। जी, जब किसान पैदा कर लेता है जी, मंडी में सस्ता हो जाता, बेच नहीं पाता, तो उस समय शुरू होता है
फूड प्रोसेसिंग का कार्य यानी कि खाद्य प्रसंस्करण का कार्य शुरू होता है। किसान का माल बिके, आमदनी हो, सड़े नहीं, खराब ना जाए, इसलिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई है। उन्हीं योजनाओं के तहत एफपीओ बनाकर यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल भी लाभ ले सकते हैं, आप कंपनी बनाकर भी लाभ इसका ले सकते हैं। भारत सरकार की योजनाओं में पीएमएफएमई एक योजना है जिसमें 35 लाख तक का प्रोजेक्ट होता है और आपको 10 लाख तक का अनुदान उसमें मिलता है। दूसरा, यदि आप बड़ा कार्य करोड़ों में करना चाहे तो खाद्य प्रसंस्करण मिनिस्ट्री है देश में, वो आपको 10 करोड़ तक की सब्सिडी इन काम करने के लिए देती है। खाद्य प्रसंस्करण क्या है इस बारे में आपको बताना चाहूंगा। मान लिया आपने मशरूम या टमाटर या स्वीट कॉर्न बोया है और वो बाजार में नहीं बिक पा रहा है, सस्ता है, तो ऐसे समय में हम उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके कई तरीके हैं, जैसे डब्बा बंद करना भी एक तरीका है और IQF करके कोल्ड चेन करना भी उसका एक तरीका है। तो इस तरह से यदि टमाटर सस्ता हो जाता है और बेच नहीं पाते तो देश में बहुत सी इंडस्ट्री लगी हुई है और बहुत सी इंडस्ट्री और आगे बढ़ाने का सरकार का प्रयत्न है जिससे किसानों का माल बिक सके। इसी योजना में आपको जैसे मान लिया आपने टमाटर बोया, उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लिया, सबसे पहले टमाटर धोते हैं, फिर उसको काटते हैं, काटने के बाद उसको गर्म करते हैं, उसका छिलका बीज अलग करते हैं, उसके पल्प को तो एक डब्बे में भर देते हैं और 2 साल तक वो खराब नहीं होता, उसे टमाटो पूरी बोलते हैं। इस तरह से टमाटो पूरी बनाई जाती है और जब भी टमाटर की जरूरत होती है होटलों में, रेस्टोरेंट में, तो टमाटो पूरी यूज होती है वहाँ, ना कि टमाटर यूज होता है। इसी तरह से हम टमाटर को पल्प बनाकर उसको -25 या 30 डिग्री पर रख देते हैं जिससे वो खराब नहीं होता। इसी तरह यदि बेबी कॉर्न और मशरूम या स्वीट कॉर्न आपकी ज्यादा हो रही है तो इसी तरह से हम उनको भी डब्बा बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार इनका IQF भी कर सकते हैं। इसके लिए IQF मशीन होती है और कोल्ड स्टोर होते हैं माइनस से, और -20 से 30 डिग्री पर उनको सुरक्षित किया जाता है। और जिस गाड़ी से उसको भेजा जाता है बाजार में वो भी ठंडी गाड़ी होती है, उसका भी टेम्परेचर -20 से -30 तक होता है। इस सब कार्य को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आई है। एक चीज और बताइए, ये अपने कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर रखी है जी? वैसे जी नहीं, मैंने इस तरह की कोई शिक्षा नहीं ली। मैंने तो MA LLB किया है और बाद में ये कोर्स किए है। ये सब चीज सीखा है मैंने अपने प्रशिक्षण लेकर। भारत सरकार, केंद्र और ये राज्य सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ भी ट्रेनिंग होती थी मैं उनसे सब ट्रेनिंग लेता था। तो जो ये ट्रेनिंग है, अगर जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई इस चीज को, खाद्य प्रसंस्करण को समझे, तो जो ट्रेनिंग लेती है क्या इसमें ज्यादा खर्चा आता है? कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं आता, सरकार मुफ्त ट्रेनिंग देती है जी। और जो फूड प्रोसेसिंग है, कुल मिला के अगर जो हम कहे भाई जो चीज बच जाती है, अगर जो बाजार में भाव नहीं मिल रहा तो आगे उसको सुरक्षित रख के लाभ कमा सकती है। जी जी। तो इसमें कुछ यांत्रिक क्रियाएं भी होती है, जैसे रासायनिक है, भौतिक क्रिया है कि कुछ इसमें दवाइयां वगैरह डाल के या कुछ ऐसी चीजों जिससे इसमें खराबी ना हो, कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसी प्रोसेसिंग के दौरान? प्रोसेसिंग के दौरान ऐसी कोई चीज नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ इसको सुरक्षित रखने के लिए नमक और चीनी का प्रयोग किया जाता है। किसी में चीनी पड़ती है, किसी में नहीं पड़ती। मान लिया आपको मशरूम को सुरक्षित करना है तो उसमें नमक का घोल और साथ में सिट्रिक एसिड डाला जाता है, जो ज्यादा नुकसानदायक होता ही नहीं है। केमिकल का कोई ज्यादा प्रयोग किसी भी चीज में इसमें नहीं होता। इसमें तो सिर्फ ठंडा रखा जाता है या नमक का प्रयोग किया जाता है, मतलब खाने योग्य चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो फूड प्रोसेसिंग है, अगर जो जैसे हम बाजार में बेचते हैं तो इसके लिए बाजार में किस प्रकार से हम लाभ इसमें ले सकते हैं?
क्या प्रक्रिया रहती है? ये किसानों का काम नहीं, किसान का काम है, ये किसान की आमदनी बढ़ाने का काम है। किसान एक अलग है, खेती किसानी करना अलग चीज है। जब किसान का माल ना बिके तो किसान अपने स्तर पर उनका अचार डाल सकता है, मुरब्बा बढ़ा सकता है। ये छोटी छोटी योजनाएं किसान अपना सकता है। यदि आपको कोल्ड चेयर में जाना है, फूड प्रोसेसिंग में जाना, तो फिर बड़ी योजना हो जाती है। उसके लिए जो युवा है हमारे किसान के, जो बच्चे हैं, वो ट्रेनिंग लेकर और सरकार से लोन लेकर, अनुदान लेकर कोई इंडस्ट्री लगाए, तो ये इंडस्ट्री का काम है जी। तो कुल मिला के यदि हम कहें तो खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग है वो धीरे धीरे अगर जो हम कहें तो अपने क्षेत्र में ज्यादा इसमें बढ़ रही है। ये जरूरी भी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जरूरी है। जब किसान पैदा करता है उसका माल नहीं बिकेगा, उसको बहुत नुकसान होता है। उसका माल बिके, लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाए और किसानों का माल खरीदे। इसके लिए भारत सरकार ने योजनाएं बनाई है और भारत सरकार अनुदान भी देती है और केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी अनुदान देती है जी। तो कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। तो साथियों, ये बातचीत हमने ज़रूर करी भाई कंवल सिंह चौहान से, जो पद्म श्री अवार्डी हैं। और भाई वास्तव में जो अगर जो मटेरना की बात करते हैं भाई, एक बड़ी मंडी के रूप में उभर कर गाँव मटेरना है। और भाई जो बेबीकॉर्न की जो फसल है भाई, यहाँ से भाई वास्तव में हम बात करें तो जो बड़े बड़े होटलों में हम देखते हैं बेबीकॉर्न का जो एक प्रचलन है, उसमें महारतें हासिल ज़रूर करिए। गांव में बड़े स्तर पर भाई अच्छे कार्य ज़रूर हो रहे हैं। और पद्मश्री अवार्डी कंवल सिंह ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि साथियों जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई, देखो कोशिश यही है कि उनकी जो फसल है वो इतनी मेहनत से उगाते हैं भाई, ख़राब नहीं जाए। तो इसके लिए भाई जो खाद्य प्रसंस्करण, जो फूड प्रोसेसिंग है भाई, जो केंद्र सरकार लगा लो या हरियाणा सरकार लगा लो भाई, वास्तव में देखिए जो एक ट्रेनिंग भी देती है ताकि जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई उनकी मेहनत खराब नहीं जाए। तो भाई खाद्य प्रसंस्करण में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी और बेहतर जानकारी भाई जो कृषि केंद्र है साथियों, जो जिले स्तर पर आप वहाँ पर भी बैठ जाकर बातचीत कर सकते हैं। और आजकल तो भाई जो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं भाई, फ़ोन के अंदर भी भाई सारी जानकारी हमें मिल जाती है, किस प्रकार से इस चीज़ को हम एक छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर भी इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो साथियों ये तो बातचीत हमने ज़रूर करी। और इसी साथियों एक जानकारी हम ज़रूर दे देते हैं आपको भाई, आज जो चर्चा का एक और विषय ज़रूर लेते भाई, कृषि में ड्रोन के महत्व के बारे में जानकारी। क्योंकि साथियों देखिए जो कृषि में ड्रोन के महत्व की जब हम बात करते हैं, किसानों को भाई इसका बहुत लाभ है। आज के समय में किसानों के सामने कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। वैसे तो भाई हमारा जो देश अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन देश के किसानों ने उन्नत किस्म के बीज, मशीनों आदि का प्रयोग करते हुए खेती में अपेक्षित बदलाव लाकर बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने तथा उत्पादन लक्ष्य को समय पर भाई प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका जरूर निभाई है। और इस भाई उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने तथा श्रम को कम करने में भाई जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो एक नई क्रांति इसमें ला रही है। और भाई टाइम की बात करें, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो खेती में जहाँ समस्याओं का आकार व स्वरूप बदला है, वही भाई किसानों पर लागत में कमी लाते हुए अधिक उत्पादन का दबाव भी लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। तो साथ ही इसमें भाई कृषि में आय को बढ़ावा ने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें तक किसानों की आय इसमें दोगुनी भी हो चुकी है। तो ड्रोन जब तकनीक की बात करते तो साथियों देखो, ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान है जिसे दूर से ही नियंत्रण तरीके से उड़ाया जा सकता है। इसके खेती में प्रयोग की अपार संभावनाएं हैं। एक सामान्य ड्रोन 4 विंग यानी पंखों वाला होता है। भाई हम कई बार देखते भाई, जिस तरह ब्याह शादियों में भाई कैमरा होता है, जब उसमें ऊपर हमारे एक पंखा सा चलता है, साथ ही उसमें कैमरा लगा होता है। ऐसे ही भाई एक ड्रोन भी है जिसके माध्यम से भाई एक बड़ा उसका आकार होता है भाई, जो इसमें दवाइयाँ छिड़कता है और इसे खेती में प्रयोग हम करते हैं। और जब इसकी बात करते हैं तो साथियों ये आकार में उससे बड़ा है और इसमें नई तकनीक भी है। और असल में भाई नाम, ये जो नाम इसके उड़ने के कारण इसको मिला है, और बिल्कुल एक मधुमक्खी की तरह उड़ता है और एक जगह पर स्थिर भी ये रह सकता है। कई बार हम जैसे मधुमक्खी को देखते हैं, ऐसे ड्रोन भी हमारा काम करता है। और ड्रोन को भाई कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, उसके उड़ने की ऊंचाई के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसके वजन उठाने की क्षमता के आधार पर भी, और उसकी जो पहुंच क्षमता के आधार पर भी हम इसको
वर्गीकृत करते, लेकिन भाई मुख्य रूप से इसे वायु गतिकीय के आधार पर वर्गीकृत किया गया। नगर विमानन महानिदेशालय के अनुसार ड्रोन को टेक ऑफ वेट के अनुसार जो भागों की बात करें तो वर्गीकृत हम इसमें करते। नैनो 250 ग्राम से कम या बराबर, सूक्ष्म 250 ग्राम से बड़ा और 2 किलोग्राम से कम या फिर बराबरी, जिसको मिनी भी बोल देते हैं। 2 किलोग्राम से बड़ा और 25 किलोग्राम से कम या बराबर, यानी कि जो बड़ा है। और भाई 150 किलोग्राम से बड़े व्यावसायिक क्षेत्र में इनको उड़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों व नियमों का भाई पालन इसमें करना अनिवार्य है। और कृषि क्षेत्र में जब हम ड्रोन के उपयोग की बात करते हैं तो भाई इसमें देखो, ड्रोन कृषि प्रबंधन के चालन के लिए भाई उच्च परिशुद्धता और कम ऊंचाई की उड़ान भरकर छोटे आकार के खेतों में कार्य करने की क्षमता रखता है। और भाई बता, देश में भाई कृषि फसलों का आकलन, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन है, कीटनाशकों के और पोषक तत्वों के छिड़काव करने के लिए भाई किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रोन खेतों के हालात जानने के लिए डाटा एकत्रित करने में और उनका विश्लेषण करने, ऐसे कार्यों में भी भाई विभिन्न अवयव व घटकों के उचित और भाई सटीकता से जो प्रबंधन में ये सहायक सिद्ध हो रहा है। और किसानों को इन कामों में मदद जो ड्रोन की जो तकनीक है, क्योंकि किसान ड्रोन की मदद से खाद दवाओं में छिड़काव करने के समय की बचत के साथ साथ मजदूरी की भी बचत होती है इसमें। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ परंपरागत मशीनों का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण है भाई, यानी इसका उपयोग किया जा सकता है जब किसानों के खेत भाई गिले हो, उसमें चलने में कठिनाई हो रही हो। इसके अलावा गिले धान का खेत हो, गन्ना हो, मक्का व कपास की फसल हो, आम के बागान इत्यादि, इसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर जाकर भाइयों जो ड्रोन है उसकी सहायता से आसानी से हम छिड़काव इसमें कर सकते हैं। इसलिए कृषि ड्रोन किसानों के लिए भाई एक बहुउद्देशीय तकनीक साबित हो रहा है और किसानों के लिए भाई कामों को आसानी से भी कर भी रहा है। और भाई ड्रोन की मदद से भाई इसमें फसलों की बुआई हो रही है, क्योंकि हम जब बात करते हो भाई इसमें कई ऐसे ड्रोन विकसित किए गए हैं जिसमें 20 से 25 एकड़ खेत की बुआई कम समय में आसानी से इसमें कर सकते हैं। और ड्रोन में एक बार में भाई 25 से 30 किलो बीज रखकर आसानी से बुआई की जा सकती है। पूर्णतः स्वचालित यह जो ड्रोन है 1 घंटे में भाई 10 एकड़ खेत में बुआई इसमें कर सकते हैं। तो साथियों, ये समय भी बचाता है और कार्य को बेहतर भी करता है। तो ड्रोनों का भाई इसमें वास्तव में ये महत्वपूर्ण स्थान है। और आज जब हम तकनीक की बात करते हैं भाई, सरकार की बात करते हैं तो भाई सरकार ट्रेनिंग भी देती है ड्रोन दीदी के नाम से भी भाई हम कई बार अखबार समाचार पत्रों में देखते हैं। तो साथियों, एक रोजगार भी ज़रूर मिलता है और कार्य की जो बेहतरीन सुविधा तरीके से हमको मिलती है, समय भी बचाता है। और भाई कई बार होते भाई मजदूर नहीं मिल पाते हैं, और भाई ये जो तकनीक अगर जो हम अपनाते हैं तो भाई समय भी बचता है और भाई हमारे पैसे भी बचते हैं और कार्य बेहतर भी होता है। तो साथियों, ये तो बातचीत हमने करी। और जब हम आगे की बात करें तो साथियों देखिए, महत्वपूर्ण विषय तो हम ज़रूर लेकर आते हैं और हमारी जो कोशिश साथियों यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक जो कार्यक्रम की परिपक्वता के साथ साथ बेहतरीन बातों को जान कर लावे, ताकि भाई जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो साथियों इसमें एक आगे नंबर 1 रहे। और इसके साथ साथ साथियों वे हमेशा कृषि को आगे मजबूती के साथ इसमें बढ़ावे। तो साथियों, ये हमने बातचीत करी। और कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते तो साथियों ये मौसम की भी बात ज़रूर हम इसमें कर लेते हैं, क्योंकि साथियों जब कुरुक्षेत्र की बात करें तो भाई इसमें जो मौसम की ज़रूर बात कर लेते, क्योंकि आज जिस तरह भाई पहली ओर से ज़रूर धुंध रही है और इसी तरह साथियों अधिकतम तापमान 74, न्यूनतम 50 150 की रहने की संभावना इसमें। और जब हम बात कुरुक्षेत्र के साथ साथ करते तो भाई आने वाले समय में भाई ठंड भी ज़रूर बढ़ेगी। और इसमें आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए, अपने डांगर डोर का भी, अपने रहने सहने का भी, क्योंकि साथियों जब आप मजबूत रहेंगे तो तभी ही हमारी जो कृषि आगे बढ़ेगी। और आने वाले कार्यक्रमों की भी बात की जो सूचना ज़रूर आपको दे देते साथियों। और कल तो भाई रविवार और कार्यक्रम जो रहेगा
थारे संदेश मारे गीत, जो थारी चिट्ठी मारे गीत थे, अब इसका हमने नाम ज़रूर बदल दिया। और भाई मैसेज के माध्यम से आपके सारे के सारे आते हैं और हमसे भी लेते हैं। और सोमवार को जो चर्चा लेकर आए हैं, नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाने के लिए स्थान का चुनाव और नई फसल नई उमंग में हम बात जो सोमवार को लेकर आए हैं, प्याज की रोपाई में सावधानी और प्राकृतिक खेती, गोबर की खाद से क्षारीय व लवणीय भूमि में सुधारों की बातचीत हम जरूर करेंगे। और मौसम की बात जरूर करते भाई। आज का अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा है। और आने वाले 24 घंटे की जब हम बात करते तो भाई अधिकतम 23 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। कुल मिलाकर भाई सुबह शाम ठंड रहेगी और भाई धुंधे अब 2-3 दिन से लगातार आगे ठंड रहेगी। और भाई इस मौसम के अनुसार भाई आप अपना ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का। और बेहतर यही है कि भाई जो आपके जो महत्वपूर्ण कार्य है भाई वो आप दिन में कीजिए और सुबह शाम की जो ठंड से आप ज़रूर बचें। और साथियों बातचीत हमने ज़रूर करी, आपको सुनवाई भी। और इसके बाद एक रागनी ज़रूर सुनाते हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई, इसका ज़रूर इंतज़ार करें। और इस रागनी के बाद हम आज का कृषि प्रश्न भी ज़रूर लेंगे। सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन किस ज़िले में किया जाता है? और इसका जो आप हमारे को उत्तर जल्दी से 9466021336 पर जल्दी दीजिए। और इस लोकगीत के बाद, रागनी के बाद हम सभी वो SMS ज़रूर लेते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। ओ अपरम पार हरि तेरी लीला, जन के कर दे एक क्षण में, ओ सोची होई है ना बनती जो ओ मानस के मन में। अपरम पार हरि तेरी लीला, जन के कर दे एक क्षण में, सोची होई ना बनती जो ओ मानस के मन में। वो एक दिन सोची राजा दशरथ ने, वो पंडित वेद बोलाए, ओ राज तिलक दो श्री रामचंद्र को, है हो जा मन के चाहे। तेरे चरित भरत की माता ने वे महलों बीच बुलाए, 14 साल का लेख्या दे सोटा, उन्हें सच्चे वचन भराए हो। 14 साल का लेख्या दे सोटा, सच्चे वचन भराए। फिर नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, और ऊपर चढ़ा गगन में। सोची होई ना बनती जो ओ मानस के मन में। सोची थी रावण ने रे, एक दिन सोची थी रावण ने, स्वर्ग में पैड़ी लाऊं, सारी दुनिया सुख भोगेगी, जल का दूध बनाऊं। अग्नि का धुआं और जल की काई, कद न भूल के जाऊं। बाप ते पहला बेटा मर जा, अयो भी दुख मिटाऊं। बाप ते पहला बेटा मर जा, अयो भी दुख मिटाऊं। फिर कहते कहते भूल लगी रे, कहते कहते भूल
सोची होई ना बनती जो हो मानस के मन में। तो साथियों, ये तो आपने रागनी सुनी रमेश कुमार पबनस और उनके साथियों द्वारा ये भाई गाई गई थी। और बातचीत हम ज़रूर कर लेते साथियों, अगली चर्चा ज़रूर लेते और उसके बाद भाई SMS ज़रूर ले गए और बात हम ज़रूर करें भाई आज की नसीहत में लेज़र लैंड लेवलर के उपयोग व इसके महत्व के बारे में। देखियो बहनों और भाइयों, देखो जो लेज़र लेवलर सक्षमता खेती का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और ये परंपरागत विधियों से एकदम हटकर एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें किरणों के द्वारा भाई ट्रैक्टर के पीछे लगे मक्शा जिसने बकेट कह दिया कर उसके नियंत्रण करके भूमि को पूर्णतः समतल किया जाता है और बकेट एक सीमित ऊंचाई पर बंधने से उसके आगे आने वाली जो मिट्टी कट कर आगे खींची चली जाती है और जहाँ पर नीचे जंग होती है उसमें मिलते हैं और इस तरीके से साथियों इसमें फैली रहती है जिससे खेत एक समान समतल रहता है। और इसके लाभ की बात जब हम बात करते हैं तो भाई मशीन के उपयोग से समय व पानी की 30 से 40% की इसमें बचत होती है। इसमें फसलों का जो पूरे खेत में अंकुरण में बढ़ोतरी एक समान रहती है। खेत की जुताई के क्षेत्रफल में 1 से 2% बढ़ोतरी इसमें होती है और खेत एक समान समतल होने से बीज खाद खरपतवार नाशक दवाइयाँ व तेल की बचत इसमें होती है। तो फसल की पैदावार में 15 से 20% इसमें बढ़ोतरी होती है। तो लेज़र लैंड लेवलर का हमने ज़रूर इसमें ध्यान रखना चाहिए। और भाई SMS हम ज़रूर ले लेते हैं और साथियों ये जो साथियों का एक ज़रूर इसमें पहले उत्तर हम आपको बता देते हैं साथियों। इसका जो सही उत्तर है सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन है भाई जो भिवानी जिला है और सबसे वैसे तो भाई महेंद्रगढ़ के आस भी होती है भाई, तकरीबन सारे का बाजरा ज़रूर होता है और कई बार हम देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा भाई इसका भिवानी में सबसे ज़्यादा होता है। और इसका सही उत्तर हमारे को जो साथियों दिया है एक तो रणधीर सिंह जुगाड़ी इंदिरा कंबोज बस्तीलाल तेजा मोड़ी से और इसी तरह साथियों रणधीर सिंह बांगड़ मेजो देवी ये यमुनानगर से गांव जोगड़ी से सही उत्तर आया है। और भाई अब ये तो हमने 2 सही उत्तर इसमें आए हैं और इसके अलावा भाई आज कोई अन्य उत्तर नहीं है। तो भाई ये जो सही उत्तर है भिवानी है। और तो कार्यक्रम में भाई बातचीत आपको ज़रूर बता देती है कि भाई किसान कॉल सेंटर 1551 भाई ये नंबर है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। और PIBF के माध्यम से आप महत्वपूर्ण भाई जो जानकारी है केंद्र सरकार की राज्य सरकार की इस पर आप ज़रूर इसमें ले सकते हैं। तो साथियों ये संदेश सुनते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरो को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।